हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है फ्राइडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे एंड साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू यूएसए। बिडेन एजेस क्लोजर टू विक्ट्री एज ट्रम्प माउंट लीगल चैलेंजेस। अब यहाँ पे इशू क्या है, यूएसए में जो इलेक्शन हुए वहाँ पे इलेक्शन में जो पेपर बैलेट्स हैं उनकी जो काउंटिंग है या उनमें जो फ्रॉड है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो काउंटिंग है उसमें जो है कुछ हद तक जो है फ्रॉड के चांसेस बन सकते हैं। आप यहाँ पे ये यूएसए का मैप है। यूएसए हैज़ 50 स्टेट्स। इसमें से जो आपको डार्क रेड एरियाज़ दिख रहे हैं वहाँ पे रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं, और जो डार्क ब्लू एरियाज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेट जो बाइडेन हैं उन्होंने जो है वो जीत दर्ज कराई है। अब इसके बाद जो लाइट ब्लू एरियाज़ हैं और जो लाइट रेड एरियाज़ हैं वहाँ पे लीड मिली हुई है अभी डोनाल्ड ट्रंप को। तो यहाँ पे जो है वोटिंग जो है उस वोट की जो है वो काउंटिंग चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 या 3 जगह पे जो है वो वहाँ के जो कोर्ट्स हैं उनसे स्टे ऑर्डर लिया है कि वहाँ पे वोटिंग जो है उसकी काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो बाइडेन जो है, अगर वो जहाँ से वो लीड लिए हुए हैं अगर वो वहाँ पे जीत जाते हैं तो वो आसानी से यूएसए के 43rd प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ 17 इलेक्टोरल कॉलेज की वोट्स हैं जो वो रिक्वायर्ड हैं, और यहाँ पे नेवेडा में 6, एरिजोना में 11, तो टोटल 17 वोट्स ही हैं। और यहाँ पे काउंटिंग जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो इसके बाद हो सकता है जो बाइडेन जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएं। अभी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कैपिटल एक्यूआई स्लिप्स टू सीवियर कैटेगरी। और जो दिल्ली जो है उसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो वैल्यू है वो सीवियर कैटेगरी में जा चुकी है, जो कि 400 से भी ज़्यादा होती है। सो अब यहाँ पे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करते हैं और कौन सी जो एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ये काम करती है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको आप जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जो है एक्यूआई में 6 कैटेगरीज होती हैं, जो कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। यू कैन सी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर कैटेगरी में जो है वो जा चुकी है। और एक्यूआई एक ऐसा इंडेक्स है जो डेली एयर की क्वालिटी को रिपोर्ट करता है। ये फोकस करता है हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो भी एक पर्सन को हो सकते हैं अगर उस रीजन में जो है वो पॉल्यूटेड एयर है। तो एक्यूआई इज कैलकुलेटेड फॉर 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन तो वैसे जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है, ओजोन जो है उसका फॉर्मूला होता है O3, तो ये एटमॉस्फेयर में होती है, बट ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है वो ज़्यादा घातक होती है। देन PM10, देन PM2.5, आफ्टर दैट कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन है और जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं मींस PM2.5 एंड PM10, ये ऐसे 2 पॉल्यूटेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पहुंचाते हैं इंडिया में। अब इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन फॉर कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन हिज विसिनिटी। अभी ऊपर जो 6 कैटेगरीज देखी थी, हर एक कैटेगरी में एक एक कलर कोडिंग दी गई है, जिससे कि जो रेसिडेंट्स हैं उन रेसिडेंट्स को अवेयर किया जा सके कि किस तरह से जो पॉल्यूशन है वो फैला हुआ है। द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इज़ बेस्ड ऑन 8 पॉल्यूटेंट्स: particulate matter PM10, particulate matter 2.5, कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, पीबी, ये सारे जो हैं इन सब के या तो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर सिंबल यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन सीपीसीबी ने ये जो सिस्टम है वो डेवलप किया है आईआईटी कानपुर की हेल्प से। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ जो है वो वहाँ के पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पास करती है, उसके बाद जो एजेंसी बनती है या बॉडी बनती है उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उस बॉडी का प्रोविज़न है तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। जैसे फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इनका जो इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में इंफॉर्मेशन है तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। और जो बॉडी कोई लॉ के बेसिस पे बनती है उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। अब यहाँ पे इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। और इसके जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट से इसको मिली हुई हैं। अब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके चेयरमैन होते हैं और 1-2 मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और कुछ अदर मेंबर्स। जो सीपीसीबी है वो बहुत सारे जो हैं फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेजरली उनके जो 9 डिफरेंट प्रोजेक्ट हेड हैं उसमें जो है वो काम करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का असेसमेंट करना, मींस पॉल्यूशन कितना है इस बारे में पता लगाना, R&D एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, लेबोरेटरी का मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमिशन एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जैसे लेदर इंडस्ट्री है, जैसे मशीन है, कोई जैसे चिप्स फैक्ट्री है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कितना एमिशन हो सकता है, कितने पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फैला सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड तैयार करना, ट्रेनिंग करना पर्सनल की, इंफॉर्मेशन डाटाबेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन कंट्रोल एनफोर्समेंट, मास अवेयरनेस, ये सारे काम जो हैं वो सीपीसीबी करती है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, चाइना बार्स ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया एंड यूके। तो चाइना ने थर्सडे में इंडिया, यूके, बेल्जियम और फिलीपींस से जो भी उनके यहाँ पे ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया। अगर उनके पास वैलिड वीज़ा है तब भी उनको सस्पेंड कर दिया, बिकॉज जो पर्सन आ रहे हैं उनमें कोविड के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब ये तो ऐसे ही हो गया कि मतलब जहाँ जिसने फैलाया अब उसी को उससे परेशानी हो रही है, तेरा तुझको अर्पण वाला सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एससी रिजर्व जजमेंट इन सेंट्रल विस्टा केस। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जो है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और नई जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी नई बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, जिससे कि और सेंट्रल सेक्रेटरीट पूरा नया बनाया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो काम हैं वो सारे एक साथ हो जाएंगे। हर एक मिनिस्ट्री का जो है अटैच्ड ऑफिस वहीं पे बना दिया जाएगा। अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम में सारी मिनिस्ट्रीज़ के जो ऑफिस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो ऑफिस हैं वो रेंट पे लेना पड़ते हैं, जिससे हज़ारों करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें वेस्ट होते हैं। तो उन पैसों को बचाया जा सकता है इस काम से। और साथ में जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो भी 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो उसको अगर चेंज किया जाएगा, उसको म्यूज़ियम के तौर पे चेंज करके एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जा सकती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो है वो पिटीशन डाली है कि जो भी लैंड यूज़ चेंज है या फिर लैंड यूज़ में इन्होंने चेंज किया है उस लैंड को जो है प्रिजर्व करना चाहिए। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका यूज़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कर रही है। और साथ में जो सेंट्रल का इसमें कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है पार्लियामेंट की वो ओल्ड हो चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, तो इसलिए वो
ये जो नई बिल्डिंग है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है, नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है 7 या 8 न्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से हमने डिस्कस की हैं सिर्फ 1 2 तो 3। तो अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर को पूरा अगर रीड करने जाएंगे तो पूरा रीड करने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे, और अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका वही काम जो है 40 मिनट से 50 मिनट के अंदर हो जाता है विथ नोट्स। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं नोट्स के साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो क्या है। तो पिटिशनर ने जो एक इशू उठाया है कि गवर्नमेंट को जो है एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग को ही यूज़ करना चाहिए, नई बिल्डिंग बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रपोज किया कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाया जाए 2019 में। अब इस प्रोजेक्ट में एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसको बनाना नेक्स्ट टू एग्जिस्टिंग वन, जो भी अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके बाजू में। फिर कंस्ट्रक्टिंग कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, और जो 3 किलोमीटर राजपथ रोड है जो कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में है उसको भी रिवाइव करना, उसको उसकी भी देखरेख करना। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक टू बी रीपर्पस्ड एज म्यूज़ियम, जो नॉर्थ ब्लॉक है वहाँ पे जो है वो अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री है, एंड साउथ ब्लॉक में अपना जो वित्त मंत्रालय है वो है, तो उनको एज अ म्यूज़ियम की तरह कन्वर्ट किया जाएगा। अब जो करंटली जो सेंट्रल विस्टा है उसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और नेशनल आर्काइव्स इस तरह से हैं। अब इसमें सेंटर का स्टैंड क्या है कि जो भी इसमें कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज हैं प्रपोज प्रोजेक्ट के, एससी में सेंटर ने बोला है कि ये सारा का सारा गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है जिस पे गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी, और गवर्नमेंट ने ये इम्पोर्टेंट एक पॉलिसी डिसीजन जो है वो लिया है पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने का, सेंट्रल सेक्रेटरीट को बनाने का। जैसा कि अभी पहले से ही एक बिल्डिंग है लेकिन नई बिल्डिंग बना रहे हैं क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब प्रोजेक्ट जो है वो नोएडा वगैरह में भी बनाया नहीं जा सकता बिकॉज उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, बिकॉज कैपिटल तो दिल्ली में है। अब गवर्नमेंट ने जो है आर्ग्यूमेंट रखे ये एक प्री इंडिपेंडेंस बिल्डिंग है, और जो करंट बिल्डिंग है वो 1927 में बनी थी टू द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, और was not intended to house a bicameral legislature that the country has today। उस समय ये बिल्डिंग सिर्फ एक पर्पस के लिए बनी थी, हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट अभी उसको दो पर्पस के लिए बाइकैमेरल लेजिस्लेचर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। साथ में लैक ऑफ जो स्पेस है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जो करंट बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी जब लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया उसको बढ़ाएंगे, और राज्यसभा लोकसभा सीट जो स्पेस है वहाँ पे वो ऑलरेडी जो है वो पैक्ड अप है। कुछ मेंबर्स को तो प्लास्टिक की चेयर्स पे बैठना पड़ता है जब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, तो जिससे कि हाउस की जो डिग्निटी है वो कम होती। कितना बड़ा देश है, इतना स्पेस है, उसमें से एक नई बिल्डिंग प्रिपेयर नहीं कर सकते कि जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको अलग से एक एक चेयर पे बैठना पड़ रहा है। जैसे आपके घर पे कोई आता है तो एक सोफ़ा है या दो हैं, तो अब मान लो 8 जन आ गए तो तीनों तीन सोफे पे बैठ गए, दो जो हैं वो चेयर पे बैठे हैं। सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी के लिए जो है वो काम करना चाहिए, तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न भी है। अब एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है वो सेफ्टी और फायर नॉर्म्स को पूरा नहीं करती है। वाटर और सीवियर लाइन जो है बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड हैं, और जिससे कि उसका हेरिटेज नेचर भी। अब सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं उसमें। 2001 में जो है पार्लियामेंट में अटैक हो गया था, और अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं है।
अब जो कॉस्ट एडवांटेज इसमें बहुत ज़्यादा है कि जो कुछ बिल्डिंग्स हैं मिनिस्ट्रीज़ की वो रेंट पे हैं, उससे जो है बहुत ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेंट देना पड़ता है वो रेंट अब कम देना पड़ेगा। देन एनवायरनमेंट बेनिफिट्स भी हैं। पीपल एंड ऑफिशियल हैव रन अराउंड द सिटी टू गो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड इंक्रीज ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन। अब पूरे सिटी में जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिस जो हैं वो फैले हुए हैं, तो पूरे लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है जिससे कि पॉल्यूशन फैलता है। फिर एक ही जगह पे सब रहेंगे तो दैट कैन बी मिटिगेटेड। अब क्रिटिसिज्म जो है वो अपोजिशन, एनवायरमेंटलिस्ट, आर्किटेक्ट और सिटीज़न ने बहुत सारे कंसर्न रेज किए हैं कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, उसके बेसिस पे या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में क्यों नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें बात की जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस पे बात कर चुके हैं कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो एक सीवियर कैटेगरी में जो है स्लिप हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर डिफरेंट कलर कोडिंग। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो 450, गुरुग्राम 443, गाज़ियाबाद की तो उससे भी सीवियर कंडीशन है, ग्रेटर नोएडा तो सीवियर का जो ग्राफ है वो 400 से ऊपर है, तो यहाँ तो जो वैल्यूज़ हैं वो 400 से भी ऊपर हैं। अब एनजीटी जो है उन्होंने जो फायर क्रैकर्स बैन करने का बोला था 18 स्टेट से, उनका जो ऑर्डर है उसको उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है। मीन्स अभी दिवाली थोड़े बाद में है, सो दे विल गिव द ऑर्डर रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अपने लिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ दिस लॉ ऑन लव जिहाद कैन बी चैलेंज सेज यूपी लॉ कमीशन चेयरमैन। जो उत्तर प्रदेश की लॉ कमीशन है, हालांकि हर एक स्टेट में जो है अपनी लॉ कमीशन होती है और सेंट्रल लॉ कमीशन जो है वो अलग होती है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हैं, उन्होंने किसी पॉलिटिकल रैली में ये बात बोली कि गवर्नमेंट जो है वो लव जिहाद को कम करने के लिए एक लॉ लेके आने वाली है जिससे कि लव जिहाद जो है वो कर्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लव जिहाद क्या है, अकॉर्डिंग टू ये न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है कि जब एक मुस्लिम मेल और हिंदू फीमेल के बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज़ नोन एज, ऐसा उनके द्वारा बोला जाता है कि ये लव जिहाद है। तो अब उनका कहना है कि लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बना के स्टेट गवर्नमेंट को कि एक नया लॉ बनाना चाहिए उनको, जो भी कन्वर्जन्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कन्वर्जन एट अ बिहेस्ट ऑफ फ्रॉड, अगर किसी से फ्रॉड किया जा रहा है, इंड्यूसमेंट, एल्योरमेंट, कोहिशन एंड दोज, और उनको उनको सेव करना जो सिर्फ मैरिज करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनसे रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं मैरिज कराने के बाद। तो ये जो है लॉ कमीशन ने अपना जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर करके दिया, बट जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं उनका कहना है कि उस जो लॉ उन्होंने प्रपोज़ किया था, जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दिया गवर्नमेंट में को, उस लॉ में ऐसी बात कहीं भी नहीं उन्होंने प्रपोज़ की है कि लव जिहाद को वो लॉ जो है वो कर्ब करेगा। बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी उसकी बिल के अगेंस्ट जो है उसके बिल, अगर वो किसी से मैरिज करना चाहता है, किसी फेथ में मैरिज करना चाहता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। अब यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे वो है लॉ कमीशन। तो एक बार लॉ कमीशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी बात की थी कि लॉ कमीशन अभी स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर बात की थी। तो लॉ कमीशन ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लॉ कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है वो बनाई थी, और ये टाइम टू टाइम जो है रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती रही है। अब जो फर्स्ट लॉ कमीशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में 3 ईयर टर्म के लिए। उसके बाद से 21 जो है नए जो लॉ कमीशन है उनको इस्टेब्लिश किया गया, और फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश एरा में 1834 को
बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और जिसके जो हेड थे थॉमस बेबिंगटन मैकले, जिन्होंने जो है आईपीसी इंडियन पीनल कोड बनाया था। अब ये जो है वो एडवाइस देती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। लॉ कमीशन जो है जो भी डिफरेंट लॉ हैं उनमें रिसर्च करती है, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको रिव्यू करती है, और उसमें जो भी रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड न्यू लेजिस्लेशन क्या प्रपोज करना चाहिए उसके बारे में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है। अब जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन के द्वारा, जो लॉ कमीशन ने अपनी 262nd रिपोर्ट में ये बोला कि जो डेथ पेनल्टी है, कोई भी क्राइम एक्सेप्ट जो टेररिज्म रिलेटेड क्राइम है उनके लिए ख़त्म कर देना चाहिए। और उन्होंने जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो साइमल्टेनियस लोकसभा और स्टेट की असेंबली के जो इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि गवर्नेंस और स्टेबिलिटी आएगी। अभी हर जगह पे ऑल ओवर इंडिया में विद इन 6 मंथ कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन होते रहते हैं, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो वहाँ पे कैंपेनिंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो पार्टी है। उसके बाद फिर जो है सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। तो अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो इससे स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। अब इसके बाद 267th जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उन्होंने ड्राफ्टेड न्यू लॉ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017, जिससे कि न्यू सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं हेट स्पीच के अगेंस्ट। अब लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरी कंट्री में होना चाहिए। अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इनके लिए एक लॉ है, क्रिश्चियंस का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है। तो सभी के लिए जो है एक लॉ प्रपोज किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, मिज़ोरम ऑक्यूपाइंग 1.5 किलोमीटर ऑफ आसाम लैंड सेज मिनिस्टर। अब यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें मिज़ोरम और आसाम के बीच में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है। अभी मिज़ोरम और आसाम के बीच में 164.6 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो बॉर्डर है। उस बॉर्डर के आसपास इस साइड और उस साइड दोनों जो स्टेट्स हैं, अब मिज़ोरम का ऐसा कहना है कि आसाम ने उसकी 10 किलोमीटर जो लैंड है उस पर एनक्रोचमेंट कर लिया। इंटर्न जो आसाम है उसका कहना है कि मिज़ोरम ने 1.5 किलोमीटर लैंड आसाम की ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये दोनों के बीच में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है, और साथ में जो सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिप्लॉय करने वाली है, जिससे कि इस सिचुएशन को कर्ब किया जा सके। अब यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इशू क्या है, इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मैप देख लेना चाहिए। इस मैप में ये है आसाम और यहाँ पे ये है मिज़ोरम। तो इन दोनों के बीच में 164.2 किलोमीटर लॉन्ग जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आसाम ने मिज़ोरम का जो है इकोनॉमिक जो बायकॉट किया हुआ है। मींस यहाँ से जो ट्रक वगैरह हैं जो मिज़ोरम की तरफ जाते हैं उनको आसाम के जो लोग हैं वो पास होने नहीं दे रहे हैं जहाँ पे, जिससे वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अब इनके जो इशू है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो जो आसाम और मिज़ोरम के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, बाउंड्री इशू है, वो कॉलोनियल एरा से बोला जा रहा है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो इनर लाइन जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने जो है अलग अलग जो इनर लाइन क्रिएट की थी, डिमार्केट की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी जो भी उनकी ब्रिटिश राज की नीड्स थी उनके आवश्यकता के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज किया था। तो उस टाइम से लेके अभी तक जो है वो डिस्प्यूट चला आ रहा है।
जो इशू है उसको सेटल नहीं किया जा सका। और बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो आसाम से सीड करके जो है क्रिएट की गई हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिससे कि आसाम का डिस्प्यूट ऑलमोस्ट सारी स्टेट से है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम के साथ बॉर्डर बनाती हैं। अब मिज़ोरम को जो है स्टेटहुड ग्रांट किया गया 1987 में, स्टेट ऑफ मिज़ोरम एक्ट 1986 में। पहले मिज़ोरम को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, आफ्टर दैट इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। अब आसाम इंडिया का जो फुल फ्लेज्ड स्टेट है 1950 में बना, और ज़्यादातर इसकी जो टेरिटरी है वो जितनी भी स्टेट्स क्रिएट की गई 1950s 1960s 1970s में, उनको सीड कर दी बहुत सारी टेरिटरी। अब जो आसाम और मिज़ोरम का डिस्प्यूट है वो दो नोटिफिकेशन से आता है। 1975 का जो नोटिफिकेशन है वो लोसाई हिल्स को अलग करता है प्लेन ऑफ कैहर। अब जो प्लेन ऑफ कैहर है ये आसाम का पार्ट है, और लोसाई हिल्स जो है प्रेजेंट डे मिज़ोरम है उसका पुराना नाम है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है 1933 का, जो डिमार्केट करता है बाउंड्री बिटवीन लोसाई हिल्स एंड मणिपुर। तो अब कॉलोनियल टाइम में मणिपुर को लोसाई हिल बोला जाता था, जो कि आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट था। मिज़ोरम का ऐसा मानना है कि जो 1975 में नोटिफिकेशन के बेसिस पे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के बेसिस पे जो बाउंड्री बनाई थी, हम उस बाउंड्री को मानेंगे, क्योंकि मीजो लीडर्स का कहना है 1933 में जो बाउंड्री बनी थी उसमें उनसे कंसल्ट किया ही नहीं गया, और आसाम गवर्नमेंट फॉलो करती है 1933 का डिमार्केशन। बिकॉज उसमें आप देखिए ना, लोसाई हिल्स और मणिपुर को अलग अलग मान के चला गया है 1933 में। तो आसाम जो है उसका थोड़ा, वो लोसाई हिल्स का थोड़ा और रीजन जो है अपने अंडर में ले सकता है 1933 में। बट 1875 में जो है वो लोसाई हिल्स और मणिपुर एक ही है, और आसाम अलग है। आसाम जो है वो केहर प्लेन्स में है, तो उसमें जो है आसाम का कम रीजन उसको मिल रहा है। तो अब जो नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे ये सारे जो डिफरेंट क्लासेस होते रहते हैं, जो अदर बाउंड्रीज इशूज़ हैं प्रेजेंट डे नागालैंड। आसाम में बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो इंक्लूड थी, जैसे कि प्रेजेंट डे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम। अब वो धीरे धीरे सेपरेट स्टेट बन गई, और उन सब का डिस्प्यूट है आसाम के साथ। आसाम नागालैंड का डिस्प्यूट है, जो कि 500 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है, और नागालैंड को स्टेटहुड मिला था 1963 में, और जो कि नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम अरुणाचल प्रदेश से मिलके ये बना था नागालैंड। अब इसमें जो है वायलेंट क्लैशेस होते रहते हैं, बहुत सारी जो किलिंग्स होती रहती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं वो हमेशा बॉर्डर पे जो है वो प्रेजेंट रहती है, जिससे क्लैश ना हो। और ये बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। देन आसाम अरुणाचल प्रदेश का भी इशू है, आसाम मेघालय का भी इशू है। ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है 5th पेज से, कांग्रेस किक्स ऑफ ट्रैक्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट फार्म बिल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देन 2 किल्ड 6 हर्ट इन केमिकल फैक्ट्री एक्सप्लोजन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट टीआरपी केस, एससी इशूज नोटिस टू सीबीआई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये टीआरपी क्या है। जो हाई कोर्ट है उन्होंने सीबीआई को जो है वो नोटिस दिया है कि जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने नोटिस दिया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, कि जो भी अर्णव गोस्वामी का जो मीडिया ग्रुप है उन्होंने ये बात की है कि जो भी टीआरपी मैनिपुलेशन स्कैम है उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको जो है वो रोका जाना चाहिए। तो इसके बेसिस पे उन्होंने नोटिस दिया है हाई कोर्ट ने सीबीआई को। अब यहाँ पे इशू है टीआरपी के बारे में, तो एक बार देख लेते हैं कि टीआरपी जो है टारगेटेड रेटिंग पॉइंट, कभी कभी इसको टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये एक मेट्रिक है, जो एक ये चीज़ है जिसको यूज़ करती हैं जो भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं अपनी व्यूअरशिप को एवेल्यूएट करने के लिए। अब टीआरपी से ये पता चलता है कि कितने लोग हैं
कौन से सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी है, और कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर जो है वो शो उन्होंने वॉच किया एक पर्टिकुलर चैनल पे। अब इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, जो कि टीआरपी जो है वो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च जो काउंसिल है वो बारोमीटर की हेल्प से जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, सेलेक्टेड लोकेशन पे बारोमीटर लगाए हुए हैं, उनसे टीआरपी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अभी तक जो बायर्क है उन्होंने 44,000 जो है ऐसे मीटर इंस्टॉल किए हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें होता क्या है, जो ये बैरोमीटर हैं वो हाउस होल्ड को बताए बिना उनके घर के आसपास लगा दिए जाते हैं, और फिर जो वहाँ पे जैसे वाटर मार्क होता है एक पर्टिकुलर, वैसे ही एक ऑडियो वाटर मार्क होता है, वहाँ से जो शो चल रहा होता है उससे बैरोमीटर में पता चल जाता है कि उन्होंने कौन सी जो पिक्चर है या कौन सी मूवी या कौन सा शो, कौन सा प्राइम टाइम का शो उन्होंने देखा है। तो इससे पता चलता है कि कितना कोई शो देखा गया और उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। अब ये इम्पोर्टेंट रेटिंग इसलिए है कि इसी के बेस पे जो है वो अलग अलग चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट मिलती है, और जितना ज़्यादा उसकी रेटिंग होगी उतना ज़्यादा उसको एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट मिलेगा। तो ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है। अब टीआरपी जो है वो कैसे रेग की जा सकती है, अगर जो ब्रॉडकास्टर हैं वो उन लोगों को पता लगा लेते हैं कि 44,000 जो लोग हैं जिनके घर में ये लगाया हुआ है, तो उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा ही चैनल लगाएं, जिससे कि उनका जो चैनल है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। अब यहाँ पे बार्क जो है वो एक इंडस्ट्री बॉडी है जो जॉइंटली ओन की जाती है एडवर्टाइज़र, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। 2010 में इसको क्रिएट किया गया था, और जनवरी 2014 में, जुलाई 2015 में अंडर दीज गाइडलाइन बार्क ने बोला था कि ऐसे टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एडिटोरियल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अरेस्टिंग अर्नब, ये जो है अर्नब गोस्वामी को जैसे जिस कंडीशन में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसमें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट जो चाइना को जो है सीड कर दिया था पाकिस्तान ने, जो सरसम वैली का जो पार्ट है उस रीजन की बात की जा रही है। एंड देन जो बियाना है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, वहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बारे में बात की जा रही है कि वहाँ पे किस तरह की जो पार्टीज़ हैं उनका क्या कहना है। और नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है इसमें सीएपीएफ की जो इम्पोर्टेंस है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात की जा रही है। अब सबसे पहले ये कैरिकेचर है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं 25 वर्ड्स में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जो है वो सेंट क्लॉक टाइप है, और इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो बाहर निकल गए हैं, बट उनकी जो चेयर है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मीन्स इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो अभी भी अनसर्टेन है, ये इधर पे बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल, जिस कंडीशन में जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया है अर्नब गोस्वामी जो कि एडिटर इन चीफ है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, वो बहुत ही एक हाई हैंडेड एक्शन है, और उसमें एक तरह का उनका जो बैंडेटा, मतलब उनका अपना जो बदला लेने की प्रवृत्ति है मुंबई पुलिस या शिवसेना या कांग्रेस या एनसीपी की, वो क्लियरली इसमें दिखती है। और मुंबई पुलिस ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और पॉलिटिकली जो है उनके अंदर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, और ये एक तरह से अनलॉफुल है कि अगर 2019 का कोई केस है तो उस केस के बेसिस पे अगर उसको ओपन करना है तो सबसे पहले जो रिस्पेक्टिव कोर्ट है उस कोर्ट में जो है वो उसकी रीओपनिंग की पहले अपील करनी चाहिए, उसके बाद उस केस को रीओपन करके कोर्ट के थ्रू भी जो है जो पुलिस है वो कस्टडी ले सकती थी। बट उन्होंने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अब यहाँ पे इशू क्या है,
जो अर्णव गोस्वामी और 2 अदर पर्सन हैं उनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। कोई एक अनबय नायक करके एक पर्सन है जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उनका ऐसा मानना था कि उनको जो मनी है वो कम दिया गया है, और उनकी जो फैमिली है उनका सोचना था कि इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उन्होंने इनके अगेंस्ट जो है वो केस लॉन्च कर दिया गया, और मई 2018 में वो केस जो है वो बंद कर दिया गया, और अभी अचानक से वो केस रिवाइव कर दिया गया, जिससे इस केस की सीवियरिटी का पता चलता है। अब आगे ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फॉरगेटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो एक पार्ट है अभी गिलगित बल्टिस्तान के नाम से, वो जो है वो पाकिस्तान के पास है। दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी पाकिस्तान के पास है, और एक है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एक है अस्काई चिन जो चाइना के पास है। तो अभी इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में। तो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया था उसके बाद से ही इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो और ही ख़राब हो गए, और उसके बाद जब रीऑर्गेनाइज़ किया गया तो चाइना और जो पाकिस्तान है उन्होंने इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की भी कोशिश की। यूएन में जो है वो रेजोल्यूशन लेके आए, बट वो उसमें सफल नहीं हो पाए। चाइना ने पूरी तरह से जो सॉलिडेरिटी है वो पाकिस्तान के साथ अपनी रखी है। पाकिस्तान हैज़ फ्रिंज सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लोगों के साथ तो है, बट वो इस वजह से साथ में है कि वो वहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे उस रीजन में इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो ग्लोबल वॉचडॉग है, पेरिस बेस्ड है, उन्होंने भी मॉनिटर करता है टेरर फाइनेंसिंग को, उन्होंने भी पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा है। ये एक अच्छी बात है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, और ये उसकी जो डिज़ायर है, जो चाइना की जो आदत है, जो उस चाइना की आदत है लैंड ग्रेब करने की। अलग अलग कंट्रीज़, चाइना की जो बॉर्डर है वो 14 कंट्रीज़ से शेयर करता है, और हर एक कंट्री से उसका कोई ना कोई डिस्प्यूट है। अब यहाँ पे बात की जा रही है चाइना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के इशू को बायलैटरली ट्रीट करता है, उसके बाद भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान को अपना जो है 5th प्रोविंस बना लिया। पहले पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 4 प्रोविंस जो हैं वो हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का जो एक हिस्सा है जो कि गिलगित बल्टिस्तान और पीओके है, तो पीओके को छोड़ के जो पाकिस्तान है उसने गिलगित बल्टिस्तान को एक फुल फ्लेज प्रोविंस बना लिया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद ये 5th जो प्रोविंस है वो पाकिस्तान ने बना दिया। राइटर का कहना है कि ऐसा लगता है ये पूरी तरह से मोटिवेटेड है चाइना के द्वारा ये काम करने के लिए, बिकॉज चाइना का जो CPCB जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो गिलगित बल्टिस्तान से पास होता है, तो चाइना का वहाँ पे ये इंटरेस्ट है, इस वजह से चाइना ने ये ऐसा किया। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सक्जम वैली का रीजन है जो कि ट्रांस काराकोरम ट्रैक है, काराकोरम जो माउंटेन है उसके पास वाला, वो पीओके का पार्ट है, और पाकिस्तान ने वो चाइना को एक इलीगल बॉर्डर एग्रीमेंट के द्वारा 1963 को दे दिया था। बट और साथ में वहाँ पे चाइनीज़ जो ऑक्यूपेशन है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। चाइना जो है वो 5180 स्क्वायर किलोमीटर्स जो सक्सम वैली का रीजन है वो ऑक्यूपाई करता है, और साथ में 38,000 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर का रीजन अस्काई चिन में ऑक्यूपाई करता है। तो चाइना और पाकिस्तान साथ में इस वजह से भी हैं कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना पाकिस्तान से पास होता है। अब इस रीज़न की यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है कि वो जो रीज़न है वो जिनजियांग जो प्रांत है उससे लगा हुआ है, और वो हिस्टोरिकली जो चाइना के मैप हैं उसमें चाइना का पार्ट नहीं था, बट चाइना ने जो वहाँ का रूलर है उसके साथ बात करने के बाद उस रीज़न पे अपना जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ा दिया, और साथ में उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट कर लिया, और
जब पाकिस्तान ने ये ऑब्ज़र्व किया कि चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो इस बात को और बुरा करने के लिए, जो मैटर है उसको ट्राइलेटरल बनाने के लिए, पाकिस्तान ने चाइना को वो उतना रीज़न सीड कर दिया, जिससे कि 1963 में 1950 में पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो रीज़न जो है वो लेट 1950 में इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से पाकिस्तान ने अपना जो रीज़न है वो अपने कंट्रोल वाला जो रीज़न है इंडिया का, उसको चाइना को एज अ गिफ्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो आर्टिकल 6 है वो कहता है कि दो पार्टीज़ जो एग्री हुई हैं सेटलमेंट में कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो भी सोवरेन अथॉरिटी होगी उसके बाद वो फिर से नेगोशिएशन करेगी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से, और बाउंड्री एज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 2 ऑफ द प्रेजेंट एग्रीमेंट सो एज टू साइन अ फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी टू रिप्लेस द प्रेजेंट एग्रीमेंट। मतलब जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर चाइना से जो है इशू, जो पार्टी कश्मीर पे पूरी तरह से रूल करेगी वो पार्टी फिर चाइना से जो है उस बारे में बात करेगी, ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बियाना में वो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें जो इस्लामिस्ट जिहादी जो हैं वो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि जो यूरोप है उसको कैसे टेररिस्ट लीडर्स जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के हैं और या अदर टेरर हिट कंट्रीज़ हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए जिहादिस्ट को किसी भी तरीके से, और उनको जो टेरर नेटवर्क है उसको क्लैंप डाउन करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए और पनिश करना चाहिए जिहादिस्ट को, और आइडियोलॉजी जो है इस्लामिस्ट की उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, और वैल्यूज़ जो हैं प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको आगे लेके आना चाहिए, और डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट जो हैं उनको बढ़ाना चाहिए। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब नेक्स्ट जो है वो क्रूशल एक्सपर्टाइज ऑफ CAPF, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, कोई भी डिज़ास्टर होता है उसमें CAPF की जो रोल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो 600 बेड का जो हॉस्पिटल है दिल्ली में बनाया गया था वो ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने बहुत जल्दी ही प्रिपेयर कर दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ में ही। इसके बाद जो दिल्ली का छतरपुर है वहाँ पे 10,000 बेड का जो क्वारंटाइन सेंटर है वो प्रिपेयर किया गया, और बहुत ही कम टाइम में ये सारी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे प्रिपेयर की गई। ऐसा बोला जाता है जो 10,000 बेड का जो क्वारंटाइन सेंटर है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। अब जो ITBP जो ये सब कर रही है, इसके बाद स्टेट्स भी इनसे इनसे जो काम है वो सीखते हैं। अब ITBP जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टरेट में वर्क करता है, और पूरे CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं उन्होंने 5,400 बेड के जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, 75 आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, 37 सेंटर बनाए अक्रॉस कंट्री। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं उसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल एंड ITBP आते हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने 10 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन भी किए थे। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है कोविड के मिटिगेशन में, या कोई भी नेचुरल या बायोलॉजिकल कैलेमिटी आती है जैसे कोविड-19 वो एक बायोलॉजिकल कैलेमिटी है, उसमें भी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इसमें जो है वो NDRF की बात की जा रही है। उन्होंने जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो NDRF ने ट्रेन किया है 30,000 जो पर्सनल हैं उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अक्रॉस द कंट्री। अब इसकी जो है 12 बटालियन होती हैं NDRF में, और हर एक में 1149 जो पर्सनल होते हैं वो पूरी कंट्री में फैले होते हैं, और इसका जो एक्सपर्ट हैं वो हर बायोलॉजिकल डिज़ास्टर लाइक कोविड-19 को टैकल करने में भी सफल हैं, और धीरे धीरे इनकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। NDRF जो है वो
CAPF से ही आते हैं NDRF के जो पर्सनल हैं। तो अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो पर्सनल पहले NDRF में आते हैं उनको ट्रेनिंग दे के वापस CAPF में भेज दिया जाता है। तो उन पर्सनल को एम्प्लॉय किया जा सकता है जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिससे कि डॉक्टर्स के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। और नीति आयोग ने भी लास्ट ईयर बोला है कि जो डेंटिस्ट हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स लॉन्च करके फुल फ्लेज्ड MBBS की डिग्री दे दी जाए, जिससे कि डॉक्टर्स का नंबर जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में बढ़ाया जा सकता है। तो CAPF पर्सनल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में। जो कंट्री के रिमोटेस्ट कॉर्नर हैं, फॉर रीच प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी